अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते तक मौसम सर्द रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मैदानी जिलों में जहां पर सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा, वहीं पहाड़ी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 23 तारीख के बाद मौसम में बदलाव के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो वहीं मैदानी जिलों में सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में कोहरे के चलते लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। भारती, 23 तारीख के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्या जानकारी मौसम विभाग के अधिकारी दे पा रहे हैं? देखिए, पहाड़ी जिलों में बर्फबारी होगी, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है। और अगले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कहा गया है कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। सुबह शाम कोहरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आजकल देखने को भी मिल रहा है। और दिन के समय सर्द हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से ठंड जो है वो बढ़ेगी, टेम्परेचर में गिरावट आएगी। लेकिन 23 तारीख के बाद खासतौर पर ये कहा गया है कि एक बार फिर से बर्फबारी का स्पेल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं भारती की जब संक्रांति के बाद से ठंड का कम होना माना जाता है, और इससे पहले भी कई सालों में पहाड़ में और बाकी इलाकों में इस तरह की तस्वीर पिछले सालों में कम दिखाई देती थी। इस बार के कारण क्या कुछ बदले हुए हैं? इस बार मौसम विज्ञान केंद्र यही अनुमान जता रहा है कि इस बार सर्दी जो है वो अच्छी पड़ी है यहाँ पर। और जिसके आसार यहाँ पर बन रहे थे, 25 साल के रिकॉर्ड जो है कई जगह पर, अगर श्रीनगर की बात की जाए वहां पर भी यही देखने को मिला कि कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है। अच्छी खासी सर्दी यहाँ पर पड़ी है, बर्फबारी भी ठीक ठाक हुई है। ये भी कुछ वजह रही है अनुपम, जिस वजह से ये मौसम में चेंजेस देखने को मिल रहा है। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। भारती सकलानी हमारी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते में एक साथ 95 ब्लॉकों में इसकी शुरुआत होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन इसकी लॉन्चिंग करेंगे। एक ही दिन में 50,000 किसानों को यह लोन दिया जाएगा। वहीं 8 मार्च को महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए योजना लॉन्च होगी, जिसमें 1000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख तक का लोन जारी किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल में भगत संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठाने में कामयाब रहे, तो कार्यकर्ताओं से सीधा और सहज संवाद भी उनकी उपलब्धि कहा जा सकता है। लेकिन इस दौरान कई बार उनके बयानों से पार्टी को असहज भी होना पड़ा। कालाढूंगी से विधायक 71 साल के बंशीधर भगत ने 16 जनवरी 2020 को बीजेपी संगठन की कमान संभाली थी। कमान संभालते ही भगत ने ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत की। फोकस कार्यकर्ताओं पर था, लेकिन इस बीच मार्च में कोरोना संक्रमण की वजह से भगत को अपने दौरे स्थगित करने पड़े। व्हाट्सएप ग्रुप, वर्चुअल मीटिंग और ट्विटर भगत के लिए सब कुछ नया था, लेकिन भगत ने ट्रैक पकड़ने में देर नहीं की। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बेहतर किया। इस काल में लोगों से और कार्यकर्ताओं से नजदीक जाके जुड़ने का प्रयास किया है, और मुझे खुशी है कि मैं इसमें सफल रहा हूं। बहुत से कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी है कि भगत जी खुल के मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी बात हो मुझसे सीधे कह लेते हैं। कोई संकोच मेरे और कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है। इस दौरान भगत अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चाओं में भी रहे। उनकी बेबाकी की वजह से कई बार पार्टी को असहज भी होना पड़ा। फिर चाहे कोरोना काल में बिना मास्क घूमने से संबंधी बयान रहा हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष के लिए की गई उनकी टिप्पणियां। नेता प्रतिपक्ष मामले में तो स्वयं मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि भगत कहते हैं, उन्होंने जो कहा सब ठीक ही कहा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि 60 सीट हम पक्का लाएंगे। हमने जो बयान दिया, कोई ऐसा बयान नहीं था जिसको देख के चर्चा की जाए, लेकिन वो अचानक चर्चाएं बनाई गई और वो खत्म हो गई। हालांकि कमांडर बंशीधर भगत की अगली परीक्षा अभी बाकी है। 2022 का चुनाव सिर पर है और 60 सीटों पर जीत का टारगेट असंभव नहीं, तो इतना आसान भी नहीं। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर जा रहे हैं। 18 और 19 जनवरी को कुमाऊं दौरे में यूनिवर्सिटी के निरीक्षण करने के साथ ही रैंकिंग की तैयारियों को लेकर भी मीटिंग करेंगे।
कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी का निरीक्षण कर विश्वविद्यालय में रैंकिंग की तैयारियों को भी देखेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, संबद्धता, कार्मिक और एग्जाम को लेकर कुलपति और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। राज्य सरकार के जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, मैं प्रत्येक विश्वविद्यालय में 2-2 दिन बैठक करने जा रहा हूं और लगभग 6 प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। और बड़ा काम है कि हम देश के 100 विश्वविद्यालयों में अपने 3-4 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में लाने के इस बार प्रयास कर रहे हैं। रामनगर हल्द्वानी बाईपास पुल के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति नवीन टोलिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रामनगर शाखा में लोन अफसर के पद पर तैनात थे। बीती रात उनकी कार में उनका शव रामनगर हल्द्वानी पुल के पास मिला। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नवीन टोलिया है, ये इनके बारे में जानकारी हुई कि ये SBI बैंक में लोनिंग हेड ऑफ लोन डिपार्टमेंट थे। इनकी डेथ हो गई थी। इनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। ऐसे इनकी गाड़ी जो है जो नया कोसी बैराज पुल है उसके पास एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना अवस्था में मिली है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर के पास एक ट्रक नदी में गिर गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया है। देर रात की घटना होने के चलते पुलिस को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत पेश आई। रुड़की में एक दुकान से मोबाइल चुराता हुआ चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। चोर अपने फोन पर बात करता रहा और दुकानदार जब दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त था तो उतनी देर में ही चोर ने मोबाइल उठाकर जेब में रख लिया और अपने फोन पर ही बातचीत करता हुआ आराम से दुकान से बाहर निकल गया। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के तहत कोटद्वार के झंडा चौक बाजार और बद्रीनाथ मार्ग के किनारे चिन्हित 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को हटाने का काम जारी है। प्रशासन की ओर से भवन मालिकों को अवैध कब्जे ध्वस्त करने की चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाने के नोटिस भेजे गए हैं, जबकि कई अवैध कब्जों को ध्वस्त भी किया जा चुका है। प्रशासन की ओर से हुई कार्रवाई से नाराज व्यापारियों का कहना है कि शहर में सभी जगह से अतिक्रमण हटना चाहिए। वहीं निगम प्रशासन का कहना है कि आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रोजेक्शन आज का नहीं, 40-50 साल पुराने प्रोजेक्शन बने हुए हैं। उनके नक्शे पास हैं ऑलरेडी लोगों के पास, मतलब 80% लोगों के नक्शे पास हैं, DM द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। तो मेरा मानना है कि बरांडे खुल जाएं और केवल ये कार्रवाई बाजार में नहीं, कौड़िया से लेके और जहाँ तक हमारा कोटद्वार की सीमा है सब पे एक साथ मतलब निशान लग के होना चाहिए। आधा आधे में व्यापारी भी डरा रहता है, अब क्या होगा, कल क्या होगा। जो भी नियम अनुसार होगा और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के तहत जो होगा उसी पे विचार किया जाएगा। अदरवाइज जो है माननीय हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करवाया जाएगा। उत्तरकाशी में राशन कार्ड के सत्यापन के लिए अब और तेजी लाई जाएगी। जिले में अंत्योदय खाद्य सुरक्षा APL और BPL राशन कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन इसमें भी हजारों की संख्या में अपात्र लोगों के कार्ड बन गए थे। जिले में अभी तक लगभग 500 ऐसे कार्ड पाए गए हैं जो अपात्र थे। वहीं जिलाधिकारी ने भी ऐसे लोगों से अपील की है कि अपात्रों ने कार्ड बनवाए हैं वो अपने कार्ड सरेंडर कर दें, जिससे पात्र लोग योजना का सही लाभ उठा सकें। कार्ड का सत्यापन की जो हमने प्रक्रिया शुरू करी थी उसको और गति प्रदान की जाएगी। निसंदेह उसमें थोड़ी अभी धीमी गति आई है उसमें, लेकिन अभी फिर भी हमने 500 से अधिक राशन कार्ड ऐसे चिन्हित किए हैं जो कि अपात्रों के पास थे। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चंपावत दौरे पर लोहाघाट पहुंचे। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को लेकर समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। वहीं कैलाश यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में चीन के साथ भारत के रिश्ते बेहतर नहीं हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जब भी कैलाश यात्रा शुरू होगी, कैलाश दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों के रुकने के लिए लोहाघाट सहित सभी पुराने पड़ाव को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी ड्राइवर और नेचर गाइड अब मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। कॉर्बेट प्रशासन ने इन लोगों के कॉर्बेट में मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया है। कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि टाइगर रिजर्व के अंदर ड्राइवर और नेचर गाइड का ध्यान फोटोग्राफी में रहता है, जो वन्य जीवों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसी को देखते हुए एक कदम उठाया गया है।
टूरिस्ट या जिप्सी चालकों द्वारा कुछ वीडियो जारी किए गए हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जिप्सी हमारे टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जितने भी टूरिस्ट जिप्सीज हैं और उनके गाइड है, उनके मोबाइल ले जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। रामनगर के आसपास के जलाशयों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। इस बार बर्ड फ्लू के चलते सबसे ज्यादा नजर इन पक्षियों पर है। वन विभाग इन पक्षियों पर नजर रखने के लिए जहां गश्त कर रहा है, वहीं इन पर निगरानी के लिए ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। कोसी बैराज में इसके लिए रामनगर वन प्रभाग विशेष गश्त करा रहा है, जिससे कि यदि इन पक्षियों में किसी की मौत हुई हो तो उस पर नजर पड़ सके और बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। ये रामनगर कोसी बैराज है। इसमें अक्सर जो है हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स में रूडी सल्डक इस क्षेत्र में आती है, जिसमें भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार जो है हम लोग प्रॉपर हमारा स्टाफ डेली के सुबह शाम 2 टाइम का इस क्षेत्र में करता है और स्टाफ को बताया गया कोई भी स्थिति आने पर मुझे सूचित करेंगे और हम जो है अपने अधिकारियों को सूचित करेंगे। इस समय मेरे द्वारा भी इसमें क्षेत्र में जो है ड्रोन से भी गश्त की गई ताकि कोई क्षेत्र अगर छूट गया हो तो वो उसे कवर कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में जल्द ही कोऑपरेटिव बैंक खुलने जा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि कैबिनेट में निर्णय लिया जा चुका है और प्रस्ताव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजा जा चुका है, लेकिन कोविड के चलते रिजर्व बैंक ने इसे होल्ड पर रखा हुआ है और जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में इस समय जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल और जिला सहकारी बैंक चमोली के नाम से ही कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं। ऐसे में इन बैंकों से जुड़े कामों के लिए जिले के तमाम लोगों को दोनों पड़ोसी जिलों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकार के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा भी हमने तय कर दिया है कि रुद्रप्रयाग जिले का जो है अपना जो है कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए, लेकिन अभी कोविड के कारण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको होल्ड में रखा है और मुझे आशा है कि जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा जितनी पुरानी है उतनी ही ऐतिहासिक भी है। यहाँ मल्ला महल, रानी महल, लाल मंडी सहित कई किले हैं जो चंद राजाओं के इतिहास के साथ ही अंग्रेजों की कमिश्नरी के भी गवाह रहे हैं। अल्मोड़ा छावनी परिषद में स्थित लाल मंडी किले का अपना ही इतिहास है। साल 1816 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर इस किले पर अपना कब्जा जमाया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इसका नाम फोर्ट मायरा रखा। यहाँ से नगर के चारों तरफ अनेक स्थलों के दर्शन होते हैं। लाल मंडी किला एक ऐसा किला है जो कि गोरखों के समय से भी पहले से यहाँ पर विद्यमान था और बाद में अंग्रेजों ने आकर के जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है वहाँ से अपना झंडा गाड़ करके अपना शासन की व्यवस्था शुरू करी। पर्यटन विभाग भी अब इन स्थलों को विकसित कर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मल्ला महल और रानी महल के निर्माण के साथ ही लाल मंडी किला को भी विकसित किया जा रहा है। जो लाल मंडी किला है उसको हम सर्वप्रथम टेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा विकसित करें और जिससे हम अपनी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी एक इतिहास रहा है उसको हम प्रदर्शित कर सकें। और इसको हम जो हमारा मल्ला महल वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके साथ भी हम इसको इंटीग्रेट करके लोगों को वहाँ पर ला सकें, जिससे कि लोग लाल मंडी किला से वॉक करते हुए मार्केट से होते हुए मल्ला महल के किले में जाएँ और वहाँ पर जा करके जो भी हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर है उसका एक आकर्षण रूप देख सकें। चंद राजाओं ने अल्मोड़ा में लंबे वक्त तक राज किया और नगर के आसपास कई किले बनाए। फिर अंग्रेजों ने भी अपनी कमिश्नरी इन किलों से ही चलाई, लेकिन अब इन किलों को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक भी इस सांस्कृतिक नगरी का इतिहास जान सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।